बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि आज पार्लिमान की कायमा कमेटियों बराए दिफा और कश्मीर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और GHQ में उनकी मुलाकात थी। उनको ब्रीफिंग दी गई है मगरबी बॉर्डर पर और कश्मीर की सूरत हाल पर, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए, चूँकि वो कराची में मौजूद हैं, गुज़िश्ता रोज़ PTM का भी जलसा था, उसमें भी उन्होंने खिताबात किए हैं और आज गुफ्तगू करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत तश्कील देने की तजवीज़ दी है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए आज एक मरतबा फिर हुकूमत को ललकारा है और उनका कहना था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि आइंदा रोज़ जो है वो चूँकि डेडलाइन ख़त्म हो रही है अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के हवाले से, जिस पर तालिबान के बयानात भी सामने आए हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का भी तज़किरा करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज ये जो पार्लिमान की स्टैंडिंग कमेटीज़ बराए दिफा और कश्मीर के हवाले से मुलाकात हुई है, उनके वफूद गए थे। आज आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और GHQ में बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी गई है। मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल से भी आगाह किया गया, कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। क्या समझते हैं कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखें, मैं समझता हूँ कि ये चंद दिन पहले ये जो है बाकायदा सेनेट की जानिब से और कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये बताया गया था कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस और नेशनल असम्बली की और कश्मीर कमेटी, इनके तमाम अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी और आर्मी चीफ खुद बात करेंगे। मैं समझता हूँ आज खुलकर बात हुई है और उनको सरहदों के बारे में बताया गया है चारों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। इसके अलावा हमारा दुश्मन जो कुछ कर रहा है वो भी, और फिर इसके अलावा उनको ये भी ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तानी कौम की मदद से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उन कामयाबियों के जो समरात हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। मुल्क पुरअमन हो गया है। कहीं एक आधा हमारा दुश्मन एक आधी को वारदात करता है, लेकिन उम्मीद है कि उसको उस पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त तालिबान के हवाले से, जब से तालिबान काबल में गए हैं और उन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया और जिस अंदाज में वहाँ की अफ़गान नेशनल आर्मी ने सिलेंडर किया और जिस तरह वहाँ लोगों में खौफ हुआ और फिर एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए, उस तरह की तमाम सूरत हाल जो है ना, उसका पाकिस्तान पर इम्पेक्ट तो पड़ता है। अफ़गानिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसका भी यहाँ इम्पेक्ट पड़ता है। उनके यहाँ खून रेजी अगर होती है तो उसका भी यहाँ इम्पेक्ट पड़ता है। बॉर्डर पर कुछ बॉर्डर पर भी तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको हमारे जो मेंबरान है पार्लियामेंट, उनको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। और पाक फ़ौज के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत डिटेल से आज गुफ्तगू की है और उनके तमाम जवाब दिए हैं और उनके जवाब को तफसील से, जो उन्होंने जवाब की, जिस आदमी ने जो क्वेश्चन किया उसका तफसील से जवाब दिया गया है फ़ौजी अमूर के हवाले से कि पाक फ़ौज क्या क्या करती है। और ये भी बताया गया है कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर बॉर्डर पर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो पाक फ़ौज हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं, जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो वो पार्लियामेंट के मेंबरान को भी बताएंगे और बाकी भी बात चलेगी। ये एक बहुत अच्छा इकदाम था पाक फ़ौज की जानिब से, ताकि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बताया जाए कि असल सूरत हाल क्या है। देखें, बॉर्डर की जो सूरत हाल, जो इन्फॉर्मेशन आर्मी चीफ के पास है, जनरल कमर जावेद बाजवा के पास, वो अरकान पार्लियामेंट के पास नहीं होती। तो उनको सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उनको ये बताया गया है कि पाक फ़ौज ने अब तक क्या किया और आइंदा क्या करेगी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इकदाम है और ये तीनों कमेटियों को बताया गया है और तीनों कमेटियों के अरकान ने वहाँ खुलकर सवाल किए और हर किस्म के सवालात उन्हें किए। वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, उनको एतमाद में लिया गया, बताया गया और उनके जो शकूक व शुबात थे, जो क्वेश्चन थे, उनका जवाब देकर सारी पोजीशन क्लियर कर दी गई है। अच्छा, इसमें गुफ्तगू के दौरान जब ब्रीफिंग दी गई, यहाँ पे चीफ ने भी गुफ्तगू की है, तो ये बताया गया कि एक तो जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है उसमें दहशत गर्दी के ख़ात्मे का तज़किरा हुआ, उसमें इंटरनल जो मुख्तलिफ मामलात थे उसका जिक्र हुआ। यकीनन फ़ौज हमारी दीगर अमूर में भी अपना काम कर रही है, जैसे कोरोना के हवाले से बाकी भी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो मगरबी बॉर्डर, बिल्कुल अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर ज़्यादा फोकस था इस ब्रीफिंग का। ये बताया गया कि जो बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई गई है और फेंसिंग की गई है,
तो उस सूरत हाल से भी तफसीली गुफ्तगू की गई है कि जो मुख्तलिफ वाक़यात माजी में होते थे उससे ये बताया गया है कि अब हम ज़्यादा महफूज हो गए हैं। देखिए, आदमी जो है वो हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, हर आने वाला दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है। हमने जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की तो हमने बहुत कुछ सीखा, पाक फ़ौज ने भी सीखा, अवाम ने भी सीखा। तो उसमें एक बात जो सामने आई और एक बात जो महसूस किया गया कि बॉर्डर पे जो है हमारा ओपन एरिया है और काफ़ी तवील है, तो उससे बहुत सारे लोग इधर आते थे, वारदातें करके अफ़गानिस्तान चले जाते थे। इसीलिए बॉर्डर को महफूज किया गया है, वहाँ बाड़ लगा दी गई है। अब वो इस तरह नहीं है कि कोई मुंह उठा के आएगा और यहाँ वारदात करेगा और चला जाएगा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो कोई इक्का दुक्का आता है तो उस पर भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और पाक फ़ौज जो है उन्होंने नज़र रखी हुई है कि किसी भी आदमी को कोई ऐसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी नहीं करने दी जा रही। कोई एक आधी वारदात अगर होती है तो उसके पीछे जाके भी लोगों को पकड़ा जाता है। उनके मतलब किसी दिन आप प्रोग्राम रखिए, हम लाहौर वाले पे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो, हमें बताई गई हैं और ब्रीफिंग में बताई गई है पंजाब पुलिस की जानिब से, बाकी लोगों की जानिब से, कि वो जो एक धमाका हुआ था उस पर भी इंडिया इन्वॉल्व था और सारा कुछ पकड़ लिया गया। और इसी तरह ये जो सूरत हाल थी, इस वक्त खौफ की एक कैफियत थी, इसलिए अरकान को बुला के बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्या रिएक्शन हो सकता है, हमारी जानिब से क्या रिएक्शन होगा। ये सरहदों के हवाले से, पाक फ़ौज की कारकर्दगी के हवाले से। फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है जी। मैं समझता हूँ कि वहाँ अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान पर तो इम्पेक्ट बहुत पड़ता है, लेकिन खित्ते के दीगर जो ममालिक हैं, जिसमें रूस है, चाइना है और कई ममालिक हैं, उन ममालिक में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को थे कंसर्न्स, बिलखुसूस जो वाक़यात हुए सी पैक रूट के हवाले से और चाइनीज़ के हवाले से जो कुछ वाक़यात हुए, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मगर बहरहाल दोनों ममालिक में इस हद तक दोस्ती है, वो भी सिचुएशन समझते हैं कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में उस पर जो कंसर्न थे आज उनका भी अजाला हुआ। ये मैं समझता हूँ ये बहुत सारी जो सूरत हाल थी ना, जो इसके बारे में ऐसे लोग शकूक व शुबहत का इज़हार कर रहे थे, उनकी वजाहत कर दी गई है, उनको क्लियर कर दिया गया, उनको बता दिया गया है कि हमारी क्या पोजीशन होगी, हमने क्या करना है और हम किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। फिर यकीनन इस पर भी सवालात हुए होंगे कि तालिबान जो है वहाँ किस किस्म की गवर्नमेंट बना रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे, वो भी बता दिया गया होगा। देखें, जो फ़ौज के एंड पे करने वाला काम है, फ़ौज ने सारी बता दी हैं। मैं समझता हूँ अब मुश्तरका इजलास आने वाला है जिसमें सदर पाकिस्तान भी खिताब करेंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक इजलास होना चाहिए, मुश्तरका इजलास, जिसमें वज़ीर ख़ारजा जो है वो ख़ारजा अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दें कि ख़ारजा महाज पर उन्होंने क्या किया और क्या करने की ज़रूरत है। देखें, ये हमारे जो पीर हैं, मुल्तानी पीर, ये मुल्तान चले जाते हैं, दरबार पे बैठ के टोपी सिंधी पहन लेते हैं और जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। बजाय मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के वो पार्लियामेंट में आके बताएं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपना मैंने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, ये आज का नहीं मैं उनको कह रहा, जब वो पीपल्स पार्टी में वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त भी मैं उनको कहता था उनको कि सर ये आप अल्फाज चबा चबा के जो बोलते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप नॉर्मल अंदाज में बात करें। ये तो नॉर्मल अंदाज से उनका पर्सनल नहीं, मतलब देखें, बात ये कि वो बात गुफ्तगू की नहीं है, मतलब आप नॉर्मल अंदाज में बात करें और पार्लियामेंट में आके लोगों को बताएं। बजाय आप मुल्तान चले जाएं और वहाँ दरबार पर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दें। उससे बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का इजलास जब हो रहा है तो आप पार्लियामेंट के इजलास में अपनी पोजीशन वादे करें, हुकूमत की पोजीशन वादे करें। और जैसे आज आर्मी चीफ ने तमाम क्वेश्चन लिए हैं, हर किस्म के क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिए और खुलकर बात की। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मनसब का तकाजा है कि आप कौम को एतमाद में लें। आप जो खारजा उमूर के हवाले से जितनी आपने सफारती कोशिशें की हैं उस पर आप आगाह करें, बजाय इसके कि हल्के की सियासत से आप ये कह रहे हैं कि बाहर निकले। अच्छा, ये कश्मीर के हवाले से भी बात हुई, आपको पता है आज स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर भी मौजूद थी, उनका वफ्द भी था। तो कश्मीर बिलखसूस जो कंट्रोल लाइन पर वाक़यात होते रहे, जो सूरत हाल होती रही, उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो हमेशा पाक फ़ौज जो है वो कश्मीर के हवाले से तो आपको पता है कि हर वक्त तैयार रहती है और हमारा दुश्मन जो है वो कोई ना कोई वारदात करता रहता है। मकबूजा कश्मीर में कोई वारदात होती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो हम कश्मीर के, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम कश्मीर के वकील हैं और वकालत करेंगे। उन्होंने कहा मैं वकील बनूंगा कश्मीर का पूरी दुनिया में। अभी पूरी दुनिया में उसने घूमे नहीं है वकालत के लिए जैसे उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो कह ही रहे हैं। तो पाक फ़ौज ने ये बताया है कि भाई अगर दुश्मन कश्मीर पे कोई एक्शन करेगा तो फिर हम रिएक्शन क्या करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के हवाले से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि इंडिया ने अगर कभी कोई मोदी ने हमाकत की तो हम उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, मंदिरों में टलियाँ बजेंगी और ना घंटियाँ बजेंगी, ना कुछ होगा, ना घास फूस होगा, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की एक अजीम फ़ौज है, वो दुश्मन का
का मुकाबला करना जानती है। आपको याद होगा गफूर साहब थे DGISPR, तो उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत खूबसूरत जुमला बोला था। तनकीद उन पर बहुत होती है, लेकिन एक जुमला उनका बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा हमने 70 साल में सिर्फ इंडिया को ही सीखा है, इंडिया को ही देखा है, इंडिया को ही सीखा है। उस वक्त की बात है जब बालाकोट पे उन्होंने एक कवा मार दिया था और बड़े शोर मचा रहे थे, बिल्कुल सही, जिसके जवाब में हमने फिर उनका बंदा भी पकड़ लिया और जनाब जहाज भी गिरा दिया और वो बड़ी बढ़के मारी गई, पूरी दुनिया में उनको शर्मिंदगी भी हुई। अच्छा, इस पे तो जाहिर है इंडिया की जो सूरत हाल है वो सिर्फ अब कंट्रोल लाइन पे नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जिस तरह की वो कर रहे थे या बलूचिस्तान में जिस देखिए आज यकीनन आज इस पर भी बात हुई होगी कि इंडिया ने जो अफगानिस्तान में अपने कार्ड्स लगाए हुए थे और जो सरमायाकारी की हुई थी उसको बहुत बड़ी नाकामी हुई है। और इस पर भी यकीनन मुझे यकीन है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस पर भी बात की होगी और बताया होगा लोगों को कि ये क्या करना चाहते थे अफगानिस्तान की सरजमीन में और इनके साथ क्या हो गया। अब ये ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं और जनाब ये रो रहे हैं सारे। इस पे भी बात करेंगे, फिर जब अफगानिस्तान डिस्कस करेंगे तो इंडिया के हवाले से खुद जो साबिक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के हेनरी किसिंजर, उनके हवाले से भी एक बात जो बड़ी वायरल हुई है, मंजर आम पर आई है, उसका भी जिक्र करेंगे कि उन्होंने अमेरिका को क्या कहा कि आपने क्या कुछ कर लिया इंडिया के हवाले से। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जो आज गुफ्तगू की है और जो तजवीज़ उन्होंने रखी है, मौजूदा सियासी माहौल में उनका जो रोल है वो किस हद तक वाज़े हुआ है और ये तजवीज़ जो है ये क्या बता रही है। ये चूँकि मुस्लिम लीग नून के बयानिए से ज़रा मुख्तलिफ लग रही है। क्यों सजातरीन साहब, अगर आप समझते हैं कि वही बयानिया है जो मुस्लिम लीग नून का है तो ठीक है, वो कह रहे हैं कौमी हुकूमत तश्कील दे दें और ये जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका हाल इसी में है कि कौमी हुकूमत बन जाए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कौमी हुकूमत एक हवाले से उन्होंने ये कहा कि मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कोई भी तनहा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। ये और बात है कि पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हम सारे मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि कौमी हुकूमत तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल बना दी जाए। इसकी सूरत हाल ये है कि सबसे पहले उन्होंने डिमांड किया है कि अगले जो इलेक्शन है वो शफाफ होने चाहिए जी। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो उनको ये यकीन है शहबाज शरीफ साहब को कि पंजाब में उनको अक्सरियत मिल जाएगी और पंजाब की इतनी सीटें हैं कि दूसरी अगर कहीं से सीटें आपको ना भी मिलें तो वो हुकूमत बनाने में। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं जनाब नवाज़ रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया नवाज़ रज़ा साहब वक्त देने का। सर, जानना चाहेंगे ये मियाँ शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत तश्कील देने की तजवीज़ दे रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जो PDM के प्लेटफॉर्म पर ख़िताब किया वो भी आपके सामने है। क्या समझते हैं इस वक्त विद इन PDM या विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? देखें, ये जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ है ये काफ़ी दिनों से चल रही है कौमी हलकों में, लेकिन इसका कोई इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि ये हमारी तरफ से पेश हुई है। ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये जब मियाँ शहबाज शरीफ रिहा हुए थे तो उनके पास एक एजेंडा ये था कि उनको अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जाना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी हमायत करती थी। ये मियाँ शहबाज शरीफ की ये सोच है कि हम पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन इस तब्दीली की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो एक तो इमरान खान ये है कि इनको बाहर नहीं उन्होंने जाने दिया। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ इस बात के हामी नहीं है कि हमें कोई ऐसा एडवेंचर करें कि अगर हमारी तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाए तो उसके नतीजे में इमरान खान ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन जब उन्होंने ये भी अब कहा है ना कि इस्लामाबाद की तरफ हमें मार्च करना है और लाखों अफराद इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, ये इसका मतलब ये है कि वो एजिटेशन का जो उनके पास ऑप्शन है वो क्लोज नहीं हुआ। और नवाज शहबाज शरीफ साहब के जो लफ्ज़ लहजे में जो तब्दीली आई है उससे ये नजर आता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ की अब ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि वो बड़ी मुफाहमत की बात करते हैं, बड़ी लेन देन की बात करते हैं और वो कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते, लेकिन लगता ये है कि एक सांस में तो ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कौमी हुकूमत कायम ना हो सकी तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए ये एक बार फिर
मुझे लगता है ऐसा है कि एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। नवाज रजा साहब, क्या आप ये समझते हैं ये मियां नवाज शरीफ का बयानिया है जिसको शहबाज शरीफ साहब डिस्कस कर रहे हैं? वो गुज़िश्ता रोज जब बात कर रहे थे कराची में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर खिताब कर रहे थे तो उनका वो एजिटेशन की बात कर रहे थे, वही बयानिया जो मरियम नवाज का या मियां नवाज शरीफ साहब का है। लेकिन दूसरी जानिब आज मियां शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये वही बयानिया है जो मियां नवाज शरीफ का है, जो मरियम नवाज साहबा का है? देखिए, मरियम नवाज और शहबाज जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया तो यही है, एजुकेशन के जरिए इस हुकूमत को गिराया जाए और वोट को इज्जत दिलाई जाए। लेकिन जहां तक कि मियां शहबाज शरीफ बात करते हैं कौमी हुकूमत की, कौमी हुकूमत का एक आइडिया आया था ताकतवर हल्कों की जानब से, जो चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली की सूरत में एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी जाए तो जो कौमी हुकूमत कहलाए, ताकि मुल्क को मसाइल से निकाल सके। लेकिन ये अगर ये मुमकिन नहीं हो सकता, और बज़ाहिर तो मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से कौमी हुकूमत कायम हो जाएगी। इमरान खान इसके रास्ते में बड़ी रुकावट बने रहेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे ना, देखिए कल मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान मियां शहबाज शरीफ ने खड़े होकर तकरीर सुनी। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ जो बात कहेंगे उसे शहबाज शरीफ अंडू नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ उसको कबूल करेंगे। मियां नवाज शरीफ के बयानिया और मरियम नवाज की जो नुक्ता नजर है उससे कोई शहबाज शरीफ इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हाजी साहब आप ये बताएं कि क्या मियां शहबाज शरीफ ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह मज़ाहमत का बयानिया लेके आगे बढ़ेंगे? क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया है आपके ख्याल में? देखिए, मेरी बात सुने, कभी ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ का जो बयानिया हो उसे मियां शहबाज शरीफ इख्तिलाफ अपनी जगह बैठ तो कर सकते हैं नुक्ता नजर से, लेकिन जब बाहर वो बात करेंगे वो वही बात करेंगे जो मियां नवाज शरीफ चाहेगा। मियां नवाज शरीफ के नुक्ता नजर से किसी सूरत में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ उसे अलग हो जाए। शहबाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि सारा वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है, और वो सारे के सारे लोग, जो आदमी नवाज शरीफ का साथ छोड़ेगा नवाज शरीफ के बाद वो रुल जाएगा। इसलिए कोई आदमी भी किसी सूरत में भी नवाज शरीफ के बयानिए को नहीं छोड़ सकता। इसलिए ये वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ कहता है एजुकेशन के लिए बुरा तारीख लिख लो, नवाज शरीफ सफ़े अव्वल में होंगे, अपनी अदालत के बावजूद भी हर कीमत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे। लेकिन हाजी साहब ये बताएं, हुकूमत ये कहती है कि शफाफ इंतखाबात बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला किया जाए, अपोजिशन नून लीग और सारी अपोजिशन इसको मुस्तरद कर लिए, तो फिर कैसे शफाफ इलेक्शन होंगे? जी, शफाफ इलेक्शन क्या होना है जी? बात यह है कि सजाद तरीन साहब, आप जानते हैं कि जो हुकूमत रिगिंग के नतीजे में कायम हुई है वो क्या शफाफ इलेक्शन कराएगी? ये जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कराएंगे, इसका सबूत कहाँ होगा? ऐसा निजाम वज़ा करने की जरूरत है जिसमें वोट डालने वाले की भी शनाख्त हो और वोट डालने के बाद भी जाया ना हो, फिर तो इलेक्ट्रॉनिक में वोटिंग का निजाम चल सकता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप जिस मुल्क में पता ही ना लगे जनाब आरटीएस बैठ जाए, जिस मुल्क में ये ना पता लगे 3 दिन रिजल्ट न मिले, तो पता लगे जनाब के इलेक्ट्रॉनिक वोट के तहत 80% वोट तो जनाब इमरान खान साहब को मिल गए हैं, बाकी छोटी पार्टियों को मिले हैं। ये देखें, दुनिया के बड़े से मालिक में इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कबूल नहीं किया जाता। इसलिए नहीं कबूल किया जाता कि इसमें कोई शफाफियत 100% नहीं है। शफाफियत वही है जिस पर वोटर की भी यकीन हो, जिस पर उम्मीदवारों को भी यकीन हो और जिनके सामने बैलेट बॉक्स भी खुले। ये ना हो कि पता लगेगा रात के वक्त उसको रिवर्स लगाया गया और सारा रिजल्ट उन्होंने उलट करके दे दिया। जो लोग जीते हो पता लगा हार गए, जो हारे हुए पता लगा जीत गए। नवाज रजा साहब, बिल्कुल ये आई एम सॉरी टू कट यू, यकीनी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इसको इसलिए अपोजिशन नहीं तस्लीम कर रही कि उसमें अब हम मौजूद हैं। ये आज मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़ी शद्दोमद के साथ इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा शिकवा कुना नजर आए हैं। उन्होंने कहा 74 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी जमात को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमती जमात को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये शिकवा मियां शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं इससे आपके? क्या वही बात है कि जो उनको अबूरी वज़ीर आज़म का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, उसकी शिकायत है ज़ेर लब? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की अगर ख्वाहिश होगी तो सब कुछ हो जाएगा। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी मौके पे खड़ा होना पड़ेगा। और बात यह है कि वो जो कहते हैं जितनी सपोर्ट इनको हासिल हुई है, यकीनन बात है
अगर एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह के गिरने वाली हुकूमत के साथ खड़ी हो गई और वो कायम है, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के बाद जब 2/3 हो तब भी वो उसको नहीं चलने दिया गया, जब उसकी सिंपल मेजॉरिटी हुई तब भी नहीं चलने दिया गया। वो ये चाहते हैं कि अगर हमें इतनी हमें सपोर्ट होती हम सारे मसाइल हल कर सकते। कल जो उनके जो आप दीदा हुए वो कराची की सूरत हाल देकर, लेकिन सारा मुल्क ये जानता है कि शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। हाजी साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जरा पूछना चाहता हूँ कि बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हुई है इससे मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान में बड़ी अहमियत जो है वो बढ़ गई है, और पहले जो वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे और अब स्टैब्लिशमेंट खुद उनकी तरफ रजू करने की तरफ जा रही है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सिर्फ नवाज सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत ही बड़ी है, आलमी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो है नवाज शरीफ है, वो ही आकर मुल्क में वापस आकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्कात को दुरुस्त कर सकता है और अफगानिस्तान को गैर मुल्की मुदाखलत से बचा सकता है। और ये आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की अगर अहमियत बढ़ेगी तो साथ साथ नवाज शरीफ की बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान पर असरअंदाज होगी, और पाकिस्तान में जो लोग सिलेक्टेड जिन लोगों को लोग ताना देते हैं इनके लिए भी जाने का रास्ता निकलेगा कोई, और इसके असरात मुरतब होंगे जो काबिल में मुरतब हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी नवाज रज़ा साहब, अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नज़रीन साहब ज़ाहिर है हाजी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और वो ये समझते हैं कि आलमी सतह पर दुनिया अभी ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ ही बड़े लीडर हैं जो आकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम दाखिली सियासत की बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? एक दिन पहले वो एजिटेशन, अगले दिन वो कौमी हुकूमत जो कि बजाते खुद एक मफाहमत है। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने फिर एक पेशकश की है इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं अगर कौमी हुकूमत की तरफ आए। और कौमी हुकूमत क्या है? कौमी हुकूमत वही है जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब इनको कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो है एक अदम एतमाद लेके आते हैं पहले पंजाब में। देखिए पूरा होमवर्क तैयार था, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून आखिरी टाइम पर चली गई, सारी बातचीत भी हो गई थी, हुकूमती इत्तेहादी भी रेडी हो गए थे, ज़रदारी साहब के सारे राब्ते में थे। उनका ख्याल ये है कि पहले यहाँ हुकूमत बनाई जाती फिर यहाँ बनाई जाती और इसका चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बेशक बन जाते। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक वही जो है पेशकश की है इस्टेब्लिशमेंट को भी और अपोजिशन की दीगर पार्टियों को भी। इस्टेब्लिशमेंट को क्या, फिर तो पीपल्स पार्टी को ऑफर कर रहे हैं ना। मैं आज करूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में न्यूट्रल ना हो तो फिर जो अदम एतमाद है उसका हशर वही होता है जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हुआ था। तो ये उन्होंने एक पेशकश की है कि जिस सारी जमातों को मिलकर हम ये कौमी हुकूमत बना लेते हैं फिर ताकि सारे मसाइल हल हों। तो मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ ने बात की है ये उनकी हद तक तो हो सकती है, लेकिन अब वक्त बहुत गुजर गया है, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल में बाकी जो उन्होंने ये बात की कि हम इस्लामाबाद आएंगे और धरना करेंगे, वो भी मेरा ख्याल एक जज्बाती तकरीर है, उस पर मुझे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि PTI की हुकूमत जो है वो तो पंजाब में है सही, और आप जल्द से कराची में कर रहे हैं। यही तो समझ नहीं आ रही कि भाई वो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ, जैसे फवाद चौधरी साहब का वक्त है, वरना समझ तो ये भी नहीं आ रही कि एक जानिब वो शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ऑफर कर रहे हैं कौमी हुकूमत के हवाले से, क्योंकि दोनों में फ़र्क है, इत्तेहादी हुकूमत और कौमी हुकूमत में फ़र्क है, आप जानते हैं। खैर इस पर मजीद भी बात करेंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुफ्तगू की है उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कि अपोजिशन लीडर ने तो खैर गुफ्तगू की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि एक तो वो जयाले जो हैं वो तैयार हो जाएं, उन्होंने अपने जयालों को कहा कि आप रेडी हो जाएं, हमारी हुकूमत बनने वाली है, और उन्होंने हुकूमत को भी ललकारा, मौजूदा हुकूमती जमात को वफाक में, और उन्होंने कहा कि जनाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं अकील तरीन साहब। बहुत शुक्रिया अकील तरीन साहब वक्त देने का। सर हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इस वक्त सोलो फ्लाइट पे है, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो गुफ्तगू है उसमें भी यही है, एक जानिब वो वफाकी हुकूमत को ललकार रहे हैं, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अगर कोई अपोजिशन लीडर हो पंजाब का तो वो आज़ाद फिर रहा है, लेकिन अगर वो PP का होता तो वो जेल में होता। तो वो दो महाज उन्होंने खोले हुए हैं, क्या कहते हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इन्होंने सिर्फ 2 नहीं बहुत सारे महाज खोले हुए हैं। इंटरनली वो कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और दूसरा वो फेडरल गवर्नमेंट, और अब क्योंकि पीडीएम ने वहाँ पे जलसा किया है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। और ये सिर्फ सियासी बयान ही मैं इसको समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, ये थे जो पहले उन्होंने बहुत कैदोबंद की सोबतें भी काटी, और उनके साथ जो भी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ी नाइंसाफी भी की। ये एक ऐसा काम है जो ज़रा पॉलिटिकल उस सिस्टम में चलता रहता है। अच्छा तरीन साहब, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने अपने कारकुनों को कहा कि तैयार हो जाएं, अगली हुकूमत हमारी आ रही है। सजातरीन साहब, ऐसा है कि ये भी मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ सियासी नारा ही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है पीटीआई की, वो 3 साल पूरे कर चुकी है, और पीडीएम जो एक ताकत का रूप धार चुकी थी आज से 6 माह पहले या 8 माह पहले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग हो गई थी। जब ये सब लोग इकट्ठे थे उस वक्त अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं ये गिरा सके या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बात नहीं जा सकी, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अकेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दे सके। तो ये सिर्फ एक सियासी बयान ही मैं समझता हूँ है, और ये सिर्फ अपने जो कारकुनों को है उनको मुतहरक करने के लिए और उनको अगले जो आमदा वक्त है उसके लिए तैयार रहने के लिए ये सिर्फ एक सियासी ना रही है मेरा ख्याल। सही, बहुत शुक्रिया आकिर तरीन साहब और कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। जी सजाद तरीन साहब, आप क्या समझते हैं, ये बस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते हैं बस सिंध की हुकूमत हमारे पास है, और कभी वो ज़ाहिर पीडीएम का एक बड़ा जलसा गुज़िश्ता रोज़ हुआ है सिंध में जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, तो उसको भी उन्होंने कवर करने की कोशिश की, विफाकी हुकूमत को भी ललकार रहे हैं, बस सियासी बयानबाजी ही चल रही है। देखिए, जो पीडीएम का जलसा है ना, वो तो मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई हुकूमत तो वहाँ पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी तो पीडीएम से 2 हाथ आगे, मतलब अग्रेसिव हो, तो गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। तो कराची में जलसा किया गया, पंजाब में जलसा होना चाहिए था, जो मुस्लिम लीग नून का गाड़ा, लाहौर में जलसा होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम भी जो है वो उसमें कोई दमखम नहीं है, और पीपल्स पार्टी के पास ना तो फिगर्स हैं पूरे, कोई कौमी असम्बली में भी नहीं है, पंजाब में भी 6-7 लोग हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये अपनी जेलों का खून गरमाते रहते हैं इस तरह की तकरीरें करके, जब तक कि कोई प्लान नहीं होगा और ये सारी अपोजिशन जमा नहीं होगी, और ये जमा उसी वक्त होगी, आपको पता है, जब ताकत और हल्कों की तरफ से इशारे होते हैं तो इत्तेहाद भी बन जाते हैं, अदम एतमाद भी आ जाता है, यूसुफ रज़ा गिलानी सब जीत भी जाते हैं, और जब उनकी तरफ से नहीं होता तो फिर ये बेशक जो मर्जी करते ना, ये कुछ नहीं कर सकते। ये टाइम पास टाइम मैं समझता हूँ अगले 2 साल जो हैं वो पीटीआई चलती रहेगी, फिर इंतखाबात के बाद पता चलेगा। वो भी इंतखाबात अगर इस तरह होनी है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिस तरह हाजी नवाज रज़ा साहब कह रहे थे कि 80% वोट आप क्लिक में ही उधर कर देंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में पीटीआई के जीतने के चांसेस बिल्कुल क्लियर हैं। अगर शफाफ इंतखाबात हो तो यकीनन पंजाब में मुस्लिम लीग नून टफ़ टाइम देगी इनको। सिंध में तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अभी कोई है ही नहीं, वो अर्बन एरिया में हैं, कराची हैदराबाद में कुछ लोग हैं, एमकेएम है, पीटीआई है, लेकिन जो दही एरिए हैं वहाँ पर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का अभी तक मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने सिंध में होमवर्क किया हो, और ना ही वो करना चाहती है। ये शहरों की सियासत करना चाहते हैं। पीटीआई को देखें 3 साल हो गए, 3 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया, और इनके वो जो हमारे मुल्तानी मखदूम हैं वो इलेक्शन लड़ने वहाँ चले जाते हैं, जलसे कर लेते हैं, वहाँ पर नवाब शाह में कर लिया, इधर कर लिया, वो उनके सारे मुरीद जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं गए, मतलब जाके ना खारजा महाज पे उन्होंने कुछ किया, ना अंदरूनी महाज पे कुछ किया। वो जाएँ, जाके सिंध में अपनी तंजीम साजी करें, अपने लोग बनाएं, और वहाँ से जो वहाँ उनके जो सिंध के लोग हैं उनको कैंडिडेट बनाएं और उनको बताएं कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, उनके साथ खड़े हों, तो फिर ही को मुकाबला हो सकता है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी का कल वो आपदीदा हो गए मियां शहबाज शरीफ साहब कराची की सूरत हाल पर, तो जाहिर है वो कराची की सूरत हाल पर आपदीदा नहीं हुए, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर आप देखिए। ये बात दुरुस्त है कि वो लेकिन जब वो मैं अपना क्या नाम है चीफ मिनिस्टर थे, आज उन्होंने खिताब में ये कहा कि जी पहले मेट्रो जो है वो कराची में बननी चाहिए थी, तो प्राइम मिनिस्टर तो उनके भाई थे ना, एक मेट्रो बना देते, वहाँ क्या फ़र्क पड़ना था। तो मेट्रो भी नहीं बनती। अब भी जो सिंध हुकूमत है उसका तो यही रोना है ना कि हमसे टैक्स सबसे ज़्यादा लिया जाता है, वसूली हम सबसे ज़्यादा करके देते हैं, और हमें उसके जवाब में कहा जाता है कि ये आपको पैसे दिए जाएंगे
जाएंगे लेकिन दिए नहीं जाते, तरक्याती फंड्स हमें जारी नहीं किए जाते, उस पर पहले ही कट लग जाती है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल रुकी हुई है। तो मैं समझता हूँ NFC अवार्ड भी होना चाहिए। NFC अवार्ड में जो सूबों को तय किया गया है कि हम पैसे देंगे वो उस तरह देने चाहिए। अगर पैसे मिलेंगे तो सूबे काम करेंगे ना जी, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो सूबे कहाँ से काम करेंगे? नहीं, ये तो आगे है ना। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब तो तैयारियां करवा रहे हैं इंतखाबात की। आपको पता है वो सिंध में कुछ जोड़ तोड़ भी चल रहे हैं, कुछ शख्सियात भी पीपल्स पार्टी के पास आ रही हैं, नहीं, उधर से छोड़ के इधर के कबूतर भी हो रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूँ कि कुछ तो लोग सिंध में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आइंदा हफ्ते में जो बिलावल साहब हैं वो मुल्तान जा रहे हैं और जनूबी पंजाब में बहुत होमवर्क किया है अहमद महमूद साहब ने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, बहुत सारे लोग वहाँ से शामिल हो रहे हैं। उसके बाद ये फिर अपर पंजाब जो है, वस्ती पंजाब जो है, यहाँ से भी राजा परवेज़ अशरफ साहब को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो काफ़ी होमवर्क कर रहे हैं और कुछ इधर से भी लोग शामिल होंगे। और आपको पता है ना, फिर जब ताकतवर हलकों की तरफ से कहा जाता है तो वो सारे लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हैं वो आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे जब पीपल्स पार्टी तो हमारा घर था और हम घर में आ गए हैं। ये सियासी मुसाफिर हैं। अच्छा। ये हर जमात में होते हैं जी। तो ये जवाब तरीन साहब अब आपने दिया है। गुज़िश्ता सेगमेंट में जो हम बात कर रहे थे, मियां शहबाज शरीफ जो शिकायत कर रहे हैं वो ये थी, सियासी मुसाफिर जो हैं वो कुछ उधर आ जाते हैं, कुछ उधर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं जब देखते हैं। तो यही सियासी मुसाफिर PTI को ले बैठे हैं ना अभी तक। आप यकीन माने कि मैं ख़ुद दवाइयाँ ख़रीदता हूँ। जो दवाई मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में 125 की थी और आसफ जरदारी साहब के ज़माने में 100 रुपए की थी, अभी वो 600 रुपए की हो गई। ठीक है, दवाइयों का इतना रेट बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हुकूमत जो है ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिससे मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब चूँकि आखिरी हमारे पास लास्ट मिनट ही बचा है, बात करना चाह रहे थे कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि चूँकि आइंदा रोज़ इनखला की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जानी थी, उन्होंने कहा है इनखला आप जारी रख सकते हैं। इनखला तो वो जारी रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ सूरत यार वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही। वहाँ जिस अंदाज में अमेरिका गया और जिस अंदाज में वसला छोड़ के गया उनके लिए, मेरे ख्याल में आइंदा रोज़ किसी प्लान पे बात कर रहे हैं। यस, आइंदा रोज़ हम इस पर बात करेंगे डिटेल से। मेरे ख्याल में मसाइल अब अफगानिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल भी होता जा रहा है। और फिर हेनरी किसिंजर साहब का मामला है वो हम आइंदा रोज़ पे रखते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प बात की है अमेरिका के और इंडिया के हवाले से अफगानिस्तान के तनाजुर में। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पज़ीर हुआ। आइंदा रोज़ तक के लिए एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।